हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 1 भाषा, व्याकरण तथा लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मनुष्य एक सभ्य सामाजिक प्राणी है। उसे हर पल अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना पड़ता है। साथ ही साथ उसे दूसरे के भावों व विचारों को भी समझना पड़ता है। नीचे बने चित्रों को देखिए और समझिए। नीचे 3 चित्र बने हुए हैं, उन्हें हम आराम से देखते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या दिखाया गया। पहले चित्र में पुस्तक में लिखी हुई सूचना को बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि 3 बच्चियां हैं जो कि किताब से कुछ पढ़ रही हैं। दूसरे चित्र में 2 बच्चे एक दूसरे से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। तीसरे चित्र में अध्यापिका बोलकर छात्रों तक अपने विचार पहुंचा रही हैं। तो इन तीनों चित्रों में हमें ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से हम भाषा का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि हम अपने विचारों को 2 तरह से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहला है बोलकर एंड सेकंड लिखकर। इसी प्रकार दूसरे के विचारों को भी 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला सुनकर, दूसरा पढ़कर। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि दूसरा बोल रहा है तो हम उसे सुनकर समझ सकते हैं, और अगर दूसरा लिख रहा है तो हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर जानते हैं, भाषा कहलाता है। भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। अब देखें आगे भाषा के भेद, मतलब कितने टाइप की होती है। मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा। तो हम पहले मौखिक भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है ओरल लैंग्वेज। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के विचार सुनकर समझे जाते हैं। मौखिक भाषा के लिए 2 कार्य आवश्यक हैं: स्पष्ट बोलना, सही सुनना व समझना। मौखिक भाषा में हम अपनी जो विचार होते हैं उनको बोलकर दूसरे को समझाते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सुनकर, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, एक लैंग्वेज के थ्रू जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम सही से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, और हम सही से सामने वाले की बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। आगे कंटिन्यू करते हैं। दूरदर्शन व समाचार वाचक का समाचार पढ़ना मौखिक भाषा का उदाहरण है। समाचार वाचक समाचारों को बोलकर हम तक पहुंचाते हैं और हम उन्हें समझते हैं। कैसे? सुनकर समझते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मौखिक भाषा के थ्रू ही बता रही हूँ अपनी बातों को। उसी तरीके से टीवी पर जो न्यूज़ हमें सुनाते हैं या हम कोई भी चीज़ें सुनते हैं टीवी से, तो वो मौखिक भाषा के द्वारा ही हमारे पास तक पहुँचती है। आगे है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं। जैसे पत्र लिखना, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देना, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शिलालेख आदि भाषा के लिखित रूप हैं। इनमें लेखक अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तथा अन्य व्यक्ति पढ़कर उन विचारों को समझते हैं। हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि लिखित भाषा में हमें अपनी विचारों को, अपने भावों को किसी को अगर बताना है तो हमें उन्हें लिखना पड़ेगा, बिना बोले। बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। जैसे हम किसी को लेटर लिख रहे हैं या हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिख रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई भी बुक्स वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें लिखित भाषा का प्रयोग करके विचारों को समझ रहे हैं। उपयुक्त 2 रूपों के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी है, वह है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप होता है जिसमें संकेतों द्वारा भावों अथवा विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि
एक बोलकर और एक लिखकर। अगर इन दोनों तरीके से भी हम अपने विचारों को किसी तक नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारा एक तीसरा तरीका और होता है, जो कि होता है सांकेतिक, सिग्नल्स के थ्रू। जैसे कि चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने वाले सिपाही के संकेत, तथा शास्त्रीय नृत्यों में व्यक्त भाव भंगिमाएं सांकेतिक भाषा के रूप हैं। चौराहे पर जो लाइट्स लगी होती हैं वो भी सिग्नल्स होते हैं, या सिपाही होते हैं जो आपको लेफ़्ट और राइट जाने के लिए इंडिकेट करते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा में व्यक्त संकेतों का सदैव सही अर्थ समझा जाए, यह संभव नहीं। इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के मानक रूप में मान्यता प्रदान नहीं है। सांकेतिक भाषा से जो सामने वाला हमें समझाना चाह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सही ही समझें, इसलिए इसको रखा नहीं गया है कि ये मेन भाषा के रूपों में आए। आगे चलते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है मातृ अर्थात माता की भाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ तथा परिवार के शैशव काल में सीखता है। अगर हम इसे कहें तो मातृभाषा वह लैंग्वेज होती है जो हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, उनको देखकर, उनको सुनकर जो भाषा सीखते हैं, जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज, जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, या हम जैसे माहौल में रहते हैं, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। नीचे दिए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। यह गुरप्रीत है, यह जालंधर में रहती है। इसके परिवार के सदस्य घर में पंजाबी भाषा ही बोलते हैं। यह भी उनसे पंजाबी भाषा में बात करती है। तो उसने शुरू से ही अपने फैमिली में सभी को पंजाबी में बात करते हुए सुना, तो वो भी पंजाबी ही भाषा में बात करती है। सेकेंड है, यह ओशिन है। ओशिन जापान में रहता है। उसके घर में माता पिता तथा भाई बहन जापानी भाषा बोलते हैं। यह भी जापानी भाषा बोलना सीख रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुरप्रीत की मातृभाषा पंजाबी तथा ओशिन की मातृभाषा जापानी है। उसी तरीके से आप जहाँ भी रहते हैं, आपके पेरेंट्स जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वही आपकी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी भी देश में सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है, वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। इस दिन की स्मृति में ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में जो यूज़ की जाती है सरकारी कामकाजों में, वो हमारी हिंदी भाषा है, इसलिए हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र की जनता द्वारा किया जाता है, अथवा वह भाषा जो लगभग पूरे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अधिकांश भारतवासी हिंदी बोल व समझ सकते हैं, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा एक नेशनल लैंग्वेज है जिसे पूरा देश बोल सकता है, समझ सकता है या कनेक्ट कर सकता है, किसी भी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी। लिपि, स्क्रिप्ट। विभिन्न भाषाओं के वर्णों की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। हम किस तरीके से किस भाषा को लिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट कहलाती है, लिपि कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की है। तो हमारी राजभाषा क्या हुई? हिंदी और
लिपि क्या हुई? देवनागरी की। भारत की राष्ट्र लिपि देवनागरी हिंदी देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है, तो हमें याद रहेगा देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी है। तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने होंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। कुछ भाषाएं वो उनकी लिपियां इस प्रकार हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। एग्ज़ाम में इनमें से आ सकता है, तो आप इन्हें थोड़ा नोट कर लें और याद कर लें। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी की। इसका एक उदाहरण, मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला की बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। ठीक है, आगे है बोली। सीमित क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली के लिए व्याकरण के नियम नहीं होते। भारत की कुछ बोलियां पहाड़ी, बुंदेली, मैथिली आदि हैं। बोली क्या होती है? जहाँ हम लोकली रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर जो एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे हम अपने तरीके से कैसे भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, उसके कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई व्याकरण नहीं होती है, उसको बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, या फिर आप कह सकते हैं यूपी की। ठीक है, बहुत सारी इस तरीके की अलग अलग बोलियां होती हैं। ब्रज की बोली होती है। ये पहाड़ी, बुंदेली, मैथिली आपको यहाँ किताब में एग्जाम्पल दिए ही हुए हैं। आगे है साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य तथा पद्य की रचनाओं से होता है। चैप्टर 1 ये। व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने की जानकारी व्याकरण के नियमों द्वारा ही मिलती है। व्याकरण यानी कि ग्रामर, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने बोलने के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसी को ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, जिससे कि हम किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी कि व्याकरण वह टेक्नोलॉजी है जिससे हम भाषा को क्लियरली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं। ठीक है, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ण विचार यानी कि हम जो वर्ण हैं, जो शब्द हैं, उनको कैसे बोलना है, कैसे व्यक्त करना है, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि शब्द विचार में हम पूरे शब्द की बनावट, किस तरीके से उसे लिखना है, समझना है, बनाना है, जिससे कि वो हमें एक अच्छा सा मीनिंग दे, उनकी जानकारी हमें दी जाती है। तीसरा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार से हमें वाक्यों के भेदों, वाक्यों के प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वाक्य विचार से हमें पूरे वाक्य का पता पड़ता है कि वो किस तरीके से बांटा गया है, उसमें क्या डिफरेंस है, उन्हें कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से बनाना है, ये पूरी जानकारी मिलती है। व्याकरण के इन विभागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले चैप्टर में, यानी कि इन तीनों विचारों को, व्याकरण के इन तीनों टाइप्स को हम आगे के चैप्टर्स में
अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें कि आपको भाषा, व्याकरण तथा लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई थी। ओके, कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो याद रखने चाहिए हमें कि भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो भेद हैं, एक लिखित, एक मौखिक। मातृभाषा को बच्चा परिवार से सीखता है, मदर लैंग्वेज हम अपने घर से सीखते हैं। राष्ट्रभाषा वह है जिसे उस देश के अधिकांश निवासी बोलते और समझते हैं। राष्ट्रभाषा यानी कि पूरे देश की वो भाषा होगी जिसे पूरा देश बोल सके, समझ सके। ठीक है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अपने वर्ड्स को, अपनी भावनाओं को लिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको लिपि कहते हैं। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पूरी चीज़ें समझा दी गई हैं आपको। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आप और जानना समझना चाहें तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आगे डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता पड़ता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।